मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा। कुछ बातें बताई जा सकती, कुछ नहीं बताई जा सकती। सीबीआई का लगातार मिसयूज हो रहा है। ये यूपीए सरकार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सीबीआई है। अपने राजनीतिक सहयोगियों को ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उनको दबाने के लिए कांग्रेस पार्टी सीबीआई का उपयोग कर रही है। राजस्थान में हमारे एक मंत्री के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया, सीबीआई ने उसमें जो भूमिका ली, उस मंत्री की कोर्ट ने जमानत की, तो उस कोर्ट की हालत ऐसी कर दी कि उसको 3 महीने पोस्टिंग नहीं मिला, उसको सजा दी जिस प्रकार का व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं, तो जिस प्रकार से चार्जशीट बन रही गुजरात के केसेस में, लगातार हमारी गुजरात की सरकार को, हमारे गुजरात के नेताओं को, गुजरात के मुख्यमंत्रियों को, और मैं ये मानता हूं कि हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। हम न्याय व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का सम्मान करते हैं, पर अगर अन्याय होता है, निरपराध लोगों को अगर सजा देने की कोशिश की जाती है, निरपराध व्यक्ति को अगर फांसी पर लटकाने की बात होती है, तो क्या इसका हम विरोध नहीं करेंगे? अमित शाह के केस को लेकर अडवाणी जी, अरुण जी ने, सुषमा जी ने और मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। जिस प्रकार से चल रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इस देश में इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर जुडिशरी चाहते हैं। हम जुडिशियली रिफॉर्म के पक्ष में हैं। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, सबके साथ न्याय हो, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। पर राजनीतिक उद्देश्य से सीबीआई जैसे एजेंसीज का उपयोग करके और कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के ऊपर भी दबाव खड़ा करके अपने राजनीतिक विरोधकों को अगर कोई तकलीफ देकर, ब्लैकमेलिंग करके अगर कुछ कोशिश की जाएगी, तो ये देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारा लोकतंत्र जिन 4 महत्वपूर्ण बातों पर खड़ा है, उसमें जुडिशियरी भी महत्वपूर्ण है, लेजिस्लेटिव विंग भी महत्वपूर्ण है, एग्जीक्यूटिव विंग भी महत्वपूर्ण है और मीडिया भी महत्वपूर्ण है। हम चारों के महत्व को, सम्मान को पूरी तरह से कायम करके हम इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर इसी प्रकार का दृष्टिकोण स्वीकार करके इस लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। यही हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण है। बहनों और भाइयों, विशेष रूप से इन सब बातों का ध्यान दूसरी तरफ लोगों का ले जाने के लिए कोशिश की एफडीआई इन रिटेल। यह कहा गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध कर रही है। मुझे बताइए, इकोनॉमिक रिफॉर्म इस देश में लाने का कार्य एनडीए के सरकार ने नहीं किया? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार ने अनेक आर्थिक नीतियां इस प्रकार से स्वीकार नहीं की जो रिफॉर्म की थी? आज भी इस सरकार को अनेक बार मैं कह चुका हूं, अडवाणी जी कह चुके हैं, हमारे नेता कह चुके हैं कि देश के हित में अगर सरकार कोई आर्थिक सुधार करना चाहती है तो जरूर विचार करने के लिए हम तैयार है, सहयोग करने के लिए तैयार है। हम केवल विरोध की राजनीति नहीं करेंगे। पर मुझे पता नहीं, कभी सोनिया जी ने डायलॉग किया है, कभी यूपीए की तरफ से कोई पहल हुई है। केवल मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के नाते हमारे साथ तो कौन सा संवाद है, ये मैं तो 2.5 साल में मुझे समझ में नहीं आया। कभी भारतीय जनता पार्टी को विश्वास में नहीं लिया गया। जहां हमारी राज्य सरकारें चुनकर आई है, हमारे मुख्यमंत्रियों को, हमारी राज्य सरकार को, फेडरल सिस्टम को स्वीकारने के बाद में भी हमारे राज्य सरकार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। एक नहीं, 1000 बातें हैं। क्या लोकतंत्र में किसी राज्य में वहां की जनता ने विपक्ष के सरकार को चुनकर दिया, क्या उनका गुनाह है? क्या उसके लिए उनको सजा मिलेगी और यूपीए सरकार ये नीति चलाएगी? बहनों और भाइयों, लोकतंत्र के लिए भी ये कांग्रेस और यूपीए एक बहुत बड़ा खतरा है। कैश फॉर वोट में क्या हुआ? किस प्रकार से हमको बदनाम किया गया? किसने पैसे दिए थे? कौन देने वाले थे? पैसे देकर किसने अपना सरकार बचाया? ये करने वाले कौन थे? और अरेस्ट किसको किया गया? मैं तिहाड़ जेल में गया था सुधींद्र कुलकर्णी और चारों लोगों को मिलने के लिए। हमारे मराठी में एक बड़े साहित्यिक एक गदी माडगुळकर, उनकी बहुत अच्छी एक कविता थी, गाना था, उद्धवा अजब तुझे सरकार, इथे तुला मरण जन्मता, दगडाला पुन्हा चिरंजीवता, बोरी बाबळी उगाच जगती, चंदन माथी कुठार, उद्धवा अजब तुझे सरकार। बहुत सुंदर था, वर्णन किया था कि चंदन जो है उसको काटो और जो बोर है, बाबुल है, उसको बढ़ाओ, जो सच्चे हैं उनको मारो, जो बेईमान है उनका सम्मान करो। ऐसा ये कांग्रेस पार्टी का सरकार। दुर्भाग्य से हमारे निरपराध लोगों को जिस प्रकार से अपमानित किया गया,
जिस प्रकार से कोर्ट ने उनको देकर जेल में भेजा गया, यह सरकार बचाने के लिए पैसा देने का पाप यूपी और कांग्रेस के नेताओं ने किया। सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी के इशारे पर हुआ और भारतीय जनता पार्टी के निरपराध लोगों को जेल में भेजा गया। यह कौन सा न्याय? ऐसी अनेक बातें हैं और इसके कारण मैं निश्चित रूप से यह उम्मीद करता हूं कि हमारे देश में आज इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, फेयर जुडिशरी हो। हम उसका सम्मान करते हैं और सीबीआई के बारे में मुझे कोई संकोच नहीं होता। अगर सोनिया जी को और मनमोहन सिंह जी को सुविधा लगती है तो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में भी 2 कमरे सीबीआई डायरेक्टर को देकर उसको वर्किंग कमेटी का स्पेशल इन्वाइटी बुलाकर डायरेक्ट आदेश देने का काम करे और सुविधा का हो जाएगा। ऐसी बदतर स्थिति बनी हुई है। मैं कोई भी चीज एविडेंस के अलावा बात नहीं कर रहा हूं। मैं काफी जानकारी रखता हूं और इतना दुर्भाग्यपूर्ण चित्र है कि हर व्यक्ति को सीबीआई का डर बताकर उससे काम करवा लेना और सरकार की स्थिरता जो है वो सीबीआई डायरेक्टर के भरोसे है। और इसलिए बहनों और भाइयों, क्या ऐसा लोकतंत्र हमको चाहिए? हम न्याय व्यवस्था का, एग्जीक्यूटिव विंग का सम्मान करते तो फिर भी यह तमाशा हम देखते रहे? क्या इसके ऊपर आवाज नहीं उठाए? मेरे संवेदनशील मन को यह बात अस्वस्थ करती है और देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए शालीनता के साथ, सम्मान के साथ, किसी का अपमान न करते हुए इस सच्चाई को हिंदुस्तान की जनता के सामने उजागर करना यह भी हमारा कर्तव्य है। नहीं तो गुजरात में जो हुआ, जो नरेंद्र भाई के साथ हुआ, अमित शाह के साथ हुआ, राठौड़ के साथ हुआ, जो अब मायावती और मुलायम सिंह जी को जिस प्रकार से चला रहे हैं, इसी प्रकार से देश में अपने विरोधकों को ब्लैकमेल करने का ऐसा शासन चलता रहेगा तो इस देश में लोकतंत्र नहीं टिकेगा। यह बात आप जरूर ध्यान में रखिए और इसकी गंभीरता को भी हम लोग समझ लें। जहां तक मैं आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भी कहना चाहूंगा। आज तो मुझे संक्षिप्त में भाषण करना है, कल मैं राजनीतिक विषय पर बोलूंगा। क्या हुआ असम में? क्या चल रहा है इस देश में? अडवाणी जी वहां गए और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आसाम का सवाल जो है सांप्रदायिक सवाल नहीं है, जातीय सवाल नहीं है। आसाम का सवाल जो है वो भारत के नागरिक और फॉरेन नेशनल्स इसके बीच में है। यह किसी धर्म के विरोध में नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री से तुरंत बात की, जबकि अंगार लगी थी हैदराबाद में, अंगार लगी थी आंध्र प्रदेश और बाकी राज्यों में। कर्नाटक में घटनाएं नहीं हुई थी, केवल रूमर्स थी और प्रधानमंत्री ने बात की मेरे कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी से। देश में यह माहौल बनाया गया कि नॉर्थ ईस्ट के लड़कों पर अन्याय, अत्याचार भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है। बहनों और भाइयों, जिस प्रकार से यह देश का यह दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास है कि हमारे देश में हमारी सीमाएं असुरक्षित है, उसको सील नहीं कर पाया तभी तक मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार आने के बाद हम सर्वोच्च प्राथमिकता अगर किसी बात को देंगे तो देश की सीमाएं हम पूरी तरह से सील करेंगे ताकि किसी प्रकार के विदेशी नागरिक देश में ना आ सके। आज आसाम की हालत कैसी बनी हुई है? विशेष रूप से एच.एस. ब्रह्मा जो चुनाव आयुक्त है, उन्हें 2011 की जनगणना के आंकड़े आने के बाद कहा है कि आसाम के 27 में से 11 जिले मुस्लिम बहुल हुए हैं। मुस्लिम बहुल हुए इसका अर्थ है हिंदुस्तान के मुसलमानों से बहुल नहीं हुए, जो बांग्लादेश से मुस्लिम घुसे उसके कारण मुस्लिम बहुल हुए हैं। क्या इसी प्रकार से पाकिस्तान, बांग्लादेश से विदेशी नागरिक घुसते रहेंगे? जो हमारे निर्वासित बनकर हिंदू आए उनके साथ अन्याय, अत्याचार होते रहेगा, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, उनको जिस प्रकार से यहां गुलाम जैसे जीना पड़ता है उनके तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। मैंने हमारे जो सेल है मानव अधिकार का, पिंकी आनंद और बाकी लोगों को कहा कि आसाम में जो लोग आए हमारे हिंदू निर्वासित है, जो कश्मीर में आए हैं, उनकी समस्याओं का हम अध्ययन करिए। सुप्रीम कोर्ट में, ह्यूमन राइट कमीशन में आप इनका आवाज उठाइए। जो कुछ स्थिति है वो अच्छी नहीं है। पाक व्याप्त कश्मीर से जो भी हिंदू निर्वासित कश्मीर में आए हैं वो 50,000 लोगों को आज भी मतदान का अधिकार नहीं है। बहनों और भाइयों, उनको मानव अधिकार के रूप में उनके अधिकार हमको देने होंगे। और जो विदेशी नागरिक घुसखोर के रूप में हमारे देश में आ रहे उनको रोकना पड़ेगा। अगर नहीं रोकेंगे तो मुश्किल है, देश के भविष्य को खतरा हो सकता है।
और इसलिए निश्चित रूप से आसाम में जो कुछ हुआ इसकी हमको चिंता है। मैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अशोक जी को और उनके साथ एक सद्भावना मिशन के रूप में हमने एक डेलीगेशन नॉर्थ ईस्ट में भेजा था। बहुत अच्छा परिणाम हुआ। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, ये नारा हम दोहराते रहे। पर इस बार इस मिशन में जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास निर्माण किया और उनको कहा, आपको अगर कोई अड़चन है, कोई समस्या है, तो हमारे कर्नाटक की सरकार ने, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे हिमाचल, सभी सरकारों ने कहा कि हम आपको सहयोग करने के लिए तैयार है। डरने का कोई कारण नहीं। ये देश आप सबका, ये हिम्मत, ये विश्वास, ये भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने ली। मैं निश्चित रूप से हमारे सरकारों को, विशेष रूप से कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको विशेष रूप से इस बात के लिए मैं उनके आभार व्यक्त करता हूं। बहनों और भाइयों, राजनीतिक बातों की चर्चा तो मैं कल करूंगा। मैं कुछ पॉजिटिव बात करना चाहता हूं। देखिए, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, आपकी मनस्थिति कैसी है, अच्छी रहे कि बुरी है, यह सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। देश हमारी तरफ बड़ी अपेक्षा से देख रहा है। अब लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जाना तय हो गया है। मैं कनाडा से आते हुए लंदन में आया था। एक बड़े व्यक्ति के घर पर चाय के लिए कुछ समय था, मैं गया था, बहुत लोग आए थे। वो मुझे पूछ रहे थे, नितिन जी, अब कांग्रेस पार्टी ने क्या गलत किया, ये मत बताओ, हमें यह बताओ कि आप देश को कैसे बचाएंगे। ये देश को बचाने का क्या कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के पास है, कौन सी आर्थिक नीतियां है, ताकि देश कैसे बचेगा, इसका विश्वास आप निर्माण करिए। ये हमारी सबसे बड़ी आपसे आवश्यकता है, आपसे प्रार्थना है। बहनों और भाइयों, मैं मानता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा विफल हुई है। 47 के बाद साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद तीनों विचारों की चर्चा थी। 1952 में जनसंघ की स्थापना के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में उन्होंने हमारा जो सामाजिक आर्थिक चिंतन जो अंत्योदय का दिया है, जिसको हमने अपने मिशन के रूप में स्वीकार किया है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा मिशन है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का आर्थिक चिंतन, सामाजिक आर्थिक अंत्योदय का विचार, ये हमारा उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी हुई कि कल 1 लाख से ज्यादा लोग रामलीला मैदान पर आए थे। उनमें कौन आए थे? साइकिल रिक्शा चलाने वाले आए थे, बीड़ी मजदूर आए थे, होटल में बर्तन मांजने वाले आए थे, फुटपाथ पर हॉकर्स बनकर चीजें बेचने वाले आए थे, समाज के गरीब लोग, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दरिद्र नारायण कहा, ऐसे लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर वहां आए थे। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी और मैं वहां उपस्थित थे। मैंने उन लोगों को विश्वास दिया कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है कि हम इस देश की गरीबी को दूर करेंगे। हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना चाहते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं और देश को एक आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं। हमारे देश की सर्वांगीण उन्नति हो, विकास हो, हमारा हिंदुस्तान सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली बने, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त बने और दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने। यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो इस बात के लिए काम कर रहा हूं, इस बात के लिए हम सब लोग जागृत रहें।